कर रहा है। एंड अभी मैं ये पिछले जो हमारे 2 महीने पहले एक विश्व अहिंसा दिवस पे इस बात की चर्चा शुरू हुई थी कि भई पर्यावरण के प्रति हम क्या-क्या इनिशिएटिव हम ले सकते हैं। क्योंकि पर्यावरण जैन दृष्टिकोण से वो पर्यावरण के जितने भी घटक हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये सारे के सारे जीव तत्व हैं। जैन दर्शन में पर्यावरण की जो एक एक परिभाषा है, वो कई गुना ज़्यादा व्यापक है। बिकॉज़ ये अगर पर्यावरण डिग्रेडेशन की अगर हम कहीं बात करते हैं, तो इट्स अ डायरेक्ट केस ऑफ इन्फ्लिक्टिंग वायलेंस अपॉन द एकेंद्रीय जीव, जो जिसकी हमारे इसमें पूरी तरह से परिभाषा बहुत स्पष्ट है। तो बाय बाय द लॉ ऑफ कर्मा नेचुरली वो जिस जीव को हमने हानि पहुंचाई है, वो बाय लॉ ऑफ कर्मा दे विल अगेंस्ट हिट बैक। एंड आज हम उसका जो पूरा हम एक चित्र देख रहे हैं कि पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, दीज आर ऑल वेरी प्रेसिंग इश्यू फॉर द ह्यूमैनिटी। अब हमने पिछले 2 महीने में जब ये विश्व अहिंसा दिवस था, गांधी जयंती थी, तब हमने काफ़ी लेक्चर्स इसके बारे में सुने, काफ़ी लोगों से इसके बारे में हमने उनके व्यूज़ जाने। और ज़्यादा करके हमारे सामने जो एक विचार प्रस्तुत होते हैं, वो होते हैं कि भई हमें अहिंसा धर्म का, अहिंसा के सिद्धांतों का प्रचार करना चाहिए। परिग्रह का जो एक अपरिग्रह का जो हमारा व्रत है, श्रावकाचार का, उसका हमें प्रचार करना चाहिए। बिकॉज़ दैट लीड्स टू द मटीरियलिस्टिक बिहेवियर, जिसको हमें रोकना है, जिसके कारण ये पर्यावरण को हानि हो रही है। सो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो चर्चा होती है एक वैचारिक आंदोलन की, एक विचार की, हमें एक कैंपेन करना है, उस बात की हमेशा चर्चा होती है। लेकिन आज हम देखेंगे लेक्चर में कि ये बात विचारों की नहीं है, ये बात है प्रैक्टिकल व्यवहार की। इट इज़ नॉट द कॉन्फ्लिक्ट इन द थॉट। कोई कोई विश्व में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हिंसा को समर्थन करता है, या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उपभोक्तावाद को डायरेक्टली समर्थन करता है। लेकिन उसके बावजूद भी the the practical order of the day, it promotes violence. It is the compulsion of this system. तो उसमें एक्चुअल ऐसा क्या है जो हमें डायरेक्टली हमारे लिए विजिबल नहीं है, हम प्रत्यक्ष रूप से उसको समझ नहीं पा रहे हैं। बट वी नीड टू ब्रेक ओपन द लेयर्स एंड एग्जामिन इट अंडर माइक्रोस्कोप। धीरे धीरे करके उसको हम एग्जामिन करना अभी शुरू करेंगे। Allow me to show you one presentation. ठीक है, ये मेरा स्क्रीन सब लोग देख पा रहे हैं? हाँ, सब दिख रहा है सब। ओके ओके। सो अब हम बात करेंगे कि ये इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर एग्जैक्टली अराइज हो रहा है। लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। पिछले साल पूरा विश्व एक एक ऐसी महामारी से एकदम उसके चपेट में आ गया। सडनली एकदम से लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया। एंड दिस इज अनप्रेसिडेंटेड इन द ह्यूमन हिस्ट्री। एटलीस्ट पिछले 100-200 साल में तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। वी हैव सीन वर्ल्ड वॉर्स, वी हैव सीन लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, बट इस तरह से पूरा का पूरा विश्व कुछ महीनों के लिए, दिनों के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए पूरा लॉकडाउन हो गया। और बहुत सारी उसमें तकलीफें झेलनी पड़ी। लेकिन एक उसका जो पॉजिटिव एक एक इम्पैक्ट हमने जो देखा, महसूस किया, वो पर्यावरण के दृष्टि से बहुत ही बड़ा एक एक इम्पोर्टेंट मैसेज हमारे सामने आया। अगर हम बात करें, हमारे यहाँ की सारी नदियां, इंक्लूडिंग गंगा, यमुना, XYZ, ये अपने आप पिछले एक जब मार्च महीने में पिछले साल लॉकडाउन हुआ था, अपने आप साफ हो गई। हिमालय के पर्वत जो मुश्किल से 5-10 किलोमीटर की दूरी से भी नहीं दिखाई देते थे एक एक एयर पोल्यूशन के कारण, वो 100-200 किलोमीटर दूर शहरों में से वो दिखने लगे उसके शिखर। और पानी तो खैर इतना साफ हो गया
बदबूएं चली गई, और वहां की जो मरीन स्पीशीज जो एकदम से गायब हो गई थी, वो भी सब वापस आ गई, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट एनी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन एनीवेयर। एक सरकार में एक पूरी इसके ऊपर एक पूरी मिनिस्ट्री चल रही है नमामि गंगे के ऊपर, जो इसके ऊपर मतलब सालों से करोड़ों का खर्च कर रही है। ठीक है, कुछ रिजल्ट मिले हैं उसमें, बट फिर भी जो काम कुदरत ने कुछ हफ्तों में करके दिखा दिया, वो हम इतने सालों में नहीं कर पाए। अब इस बात का सीधा सीधा कंक्लूजन क्या निकलता है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि भाई सारे के सारे जो बिजनेस जो भी एक्टिविटी थी, ये नदियों के किनारे जो भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्रीज थी, वो सारी बंद हो गई, उसका जो पोल्यूशन था वो आना बंद हो गया, इसके कारण ये सब साफ हो गया अपने आप? सीधा सीधा कंक्लूजन यही निकलता है। पर फिर इसका मतलब क्या ये है कि हम हमेशा ऐसी लॉकडाउन की सिचुएशन में तो नहीं रह सकते? हमको हमारी एक जो आर्थिक प्रवृत्तियां है वो तो हमें कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि ये कोई फर्स्ट टाइम ह्यूमन सिविलाइजेशन में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्स्ट टाइम हो रही है। भारत देश पहले से ही व्यापार में बहुत ही अग्रेसर था। पिछले 300-400 वर्ष का इतिहास अगर थोड़ा साइड पे कर दे, तो उसके पहले तो सब लोग जानते हैं कि व्यापार में भारत सोने की चिड़िया था। पर कभी इतिहास में ये नहीं देखते कि भाई कोई पोल्यूशन का प्रॉब्लम आया हो, कोई क्लाइमेट चेंज की कभी किसी ने बात करी हो इतिहास में, कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो अब सवाल ये उपस्थित होता है कि क्या ये जो आज की इकोनॉमी है, आज की जो एक व्यवस्था है, वो पर्यावरण के साथ उसके अगेंस्ट में किस तरह है? एंड क्या हम ये दोनों का आपस में मिलाप कर सकते हैं कि नहीं? इज इट पॉसिबल और नॉट? एंड मतलब अगर नहीं कर सकते तो एग्जैक्टली इसकी जो फॉल्ट लाइन है, ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर है? ये दोनों एक दूसरे से टकरा क्यों रहे हैं? दोनों एक साथ सह अस्तित्व क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं? वी विल अनकवर दिस फॉल्ट लाइन टुडे, एग्जैक्ट फॉल्ट लाइन। यहाँ पर बात अब वैचारिक नहीं है, ये प्योर प्रैक्टिकल एक इट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पब्लिक ऑर्डर ऑफ द डे। यहाँ से अब हम धीरे धीरे उसका एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट डिसेक्टिंग दी ट्रूथ एंड कहाँ से ये सारी चीजों की शुरुआत होती है। सो द फॉल्ट लाइन लाइज राइट एट द सेंटर ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम। जिस तरीके से पैसा क्रिएट किया जाता है, सिस्टम में इंजेक्ट होता है, और जिस तरीके से वो सर्कुलेशन में रहता है, वहीं से इस चीज की शुरुआत होती है। हमारे जीवन के हर एक एस्पेक्ट में पैसा जुड़ा हुआ है, चाहे कोई सोशल एंडेवर हो, साइंटिफिक एंडेवर हो, कोई भी चीज हो, उसमें हमारे साथ पैसे के बिना ये चीज इम्पॉसिबल है। हम बाहर के विश्व के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है, वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन, और जो प्रैक्टिकल जिस तरीके से इंटरेक्शन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के माध्यम से होता है। और ये हमारे अंदर एक पर्टिकुलर माइंडसेट, हैबिट, बिहेवियर पैटर्न को इनकलकेट करता है, जो कि फंडामेंटली अनसस्टेनेबल है। वी विल सी इट इन डिटेल, ये किस तरह से अनसस्टेनेबल है और किस तरह से ये पर्यावरण को ये हानि पहुंचाता है। एज आई सेड, मनी इज द प्रिंसिपल रिसोर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी आइडिया, फॉर एग्जीक्यूटिंग एनी टास्क। कोई भी एंडेवर के लिए पैसा सबसे पहले चाहिए, लेकिन it is by the design that money is always scarcer। हमेशा पैसों की अछत रहती है, जिसकी उतनी जरूरत है, जितनी उसकी उपयोगिता है, उससे हमेशा वो कम ही रहता है। दिस इज बाय डिजाइन। ये एक आर्टिफिशियल सिस्टमिक एस्पेक्ट है, दैट ऑल्सो वी विल सी नाउ। कोई भी कार्य करने के लिए हम कई बार कहते हैं भाई बजट नहीं है ये काम के लिए, काम तो बड़ा इम्पोर्टेंट है पर बजट नहीं है।
ये जो अछत है, ये कभी भी कोई चीज की एक्चुअल में कभी नहीं होती है। Scarcity is only into the money which is between us and the outside world. ठीक है? So it is very natural that it flows. Money flows only where it can grow, and money, it is the necessity of the money to grow compulsorily, endlessly, exponentially, forever. ये एस्पेक्ट को हम बहुत गहराई से अभी समझने वाले हैं अगले स्लाइड में। एंड हेंस एनीथिंग व्हिच इज सोशल, कल्चरल, इकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल will always find it hard to mobilize any resources towards that. What blood is to human anatomy is what money is to the economy. अगर हमारे शरीर में सारे के सारे हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो सबको कनेक्ट करने वाला एक पदार्थ है तो वो है हमारा खून। अगर हमारा प्रदूषित हो जाए या उसमें कोई भी विकार हो जाए तो बॉडी के बाकी अंग जो अपने आप में तो सही है पर वो भी एक डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेम थिंग applies in this case also. Money is exactly what blood is to human body. Now we will examine all this aspect जो यहाँ पर अभी जो प्रेजेंट किए गए हैं। सबसे पहले ये एक उसकी व्याख्या हम फिर से क्लियर करते हैं। भाई पैसा एक्चुअल में क्या है? पैसा एक्चुअल में क्या है? हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यू नो, ये एक साधारण स्वरूप से ये एक व्याख्या, एक इसकी अंडरस्टैंडिंग समाज में प्रचलित है। Whereas actually money is nothing more than a piece of an agreement. जिस तरह से हम कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट या कोई भी सेल परचेज एग्रीमेंट करते हैं, इट इज एग्जैक्टली एन एग्रीमेंट विदिन द कम्युनिटी टू यूज समथिंग स्टैंडर्डाइज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये उसकी एक डेफिनेशन जो है, इट्स नथिंग बट अ पीस ऑफ अग्रीमेंट। इट इज नॉट बाय मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द use, it is the application, that is not the what money is. So अब सवाल आता है कि भाई who creates money, who injects money into the system? सरकार, हमारी भारत सरकार की बात करें तो क्या रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक और प्राइवेट कमर्शियल बैंक, इसको मनी को मतलब पैसे को पैदा कौन करता है, सिस्टम में इसको इंजेक्ट कौन करता है? आप एक बचपन में हम एक बोर्ड गेम खेला करते हैं बच्चे लोग, मोनोपोली, व्यापार, यू नो, जिसमें 4 प्लेयर्स रहते हैं, एक बैंकर होता है। वो गेम को जरा से याद करिए और फिर सोचिए कि भाई वो गेम की शुरुआत कहाँ से होती है। खेल 4 लोगों का खेल स्टार्ट होने से पहले बैंकर हमेशा जो जो गेम में जो जो पैसे होते हैं वो चारों प्लेयर में इक्वली बांट देता है और फिर पासे फेंक करके गेम की शुरुआत होती है। सो मनी इज क्रिएटेड बाय द प्राइवेट बैंक एंड बाय दैट मनी इज क्रिएटेड एज इन फॉर्म ऑफ अ बैंक लोन। जब हम कभी भी, मान लीजिए हमें एक घर खरीदना है और हम गए, भाई हमें 50 लाख का हाउसिंग लोन चाहिए, और उस वक्त बैंकर हमारा कोई भी XYZ बैंक हो, नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक, वो हमारा असेसमेंट करके कहता है आपको 50 लाख हमने सैंक्शन किए, आपका एक लोन अकाउंट हमने खोल दिया, 50 लाख 50,000 करके उसने उसको क्रेडिट कर दिया। एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट न्यू मनी is injected into the system and it carries a positive interest rate with it. ये एक वैश्विक व्यवस्था है, हर देश में हर जगह पे यही सिस्टम प्रचलित है। अब ये इंटरेस्ट जो है ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब हम हमारा एक माइक्रोस्कोप थोड़ा और फोकस करता है ये इंटरेस्ट के प्रति।
let us examine the nature of this interest rate which is levied by this bank while creating money. जब बैंक आपको एक लोन सैंक्शन करती है, आपको मान लीजिए जैसे मैंने कहा भाई 50 लाख रुपए का बैंक लोन, एक होम लोन सैंक्शन किया, तो बैंक क्रिएट्स ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट। जब आपको पैसा देती है तो सिर्फ वो अपने सिस्टम में 50 लाख रुपया एक इंजेक्ट करती है, whereas what you have to pay back at the end of this tenure is not just 50 lakh rupees, you have to return it with interest। 50 लाख के ऊपर मान लीजिए और 10-20 लाख रुपया ओवर अ पीरियड ऑफ 10-20 years जो भी आपका टेन्योर है उस पर अक्रू होगा, एंड फाइनली at the end of that tenure you have to pay back with principal plus something, जो कि बैंक ने वो क्रिएट ही नहीं किया है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि यहाँ पर ही पूरी मतलब जो गड़बड़ी है वो शुरुआत ही यहाँ से होती है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है, when you look at as a whole, that when you go to repay that amount to the bank, और जब आप एक एनओसी लेते हैं बैंक से, नो ड्यूज लेटर, एट दैट इंस्टेंस समवन मस्ट गो बैंकरप्ट। याद रखिए, समवन मस्ट गो बैंकरप्ट, ओनली देन एंड देन यू नो उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट कैन बी उसकी डेट को राइट ऑफ किया जा सकता है, और उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो कि सिस्टम में अभी एक फ्लोटिंग अमाउंट की तरह अवेलेबल है, दैट कैन बी अप्रोप्रिएटेड टुवर्ड्स someone's interest. This is by design, this is part and parcel of the system। इसको हम एक छोटा सा उदाहरण लेकर के समझते हैं, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की एकदम से जरूरत है, सिंप्लीफाई करके इसको समझते हैं। ये जो एस्पेक्ट है इसको मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ आवर सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन एज वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। आज सिर्फ हमारी इकोनॉमी आज की प्रेजेंट सिविलाइजेशन का पहला दिन है, और हमारी इकोनॉमी अब आज के दिन रिलेटिवली सिंपल है। उसमें सिर्फ 3 ही प्लेयर है। आज तो बहुत सारे प्लेयर है, बहुत सारे कमोडिटीज प्रोड्यूस करते हैं, आपस में ट्रेड होती है, खरीदते हैं बेचते हैं, बट अब उदाहरण के लिए हम लेंगे सिर्फ 3 प्लेयर इकोनॉमी में। एक है जो रोटी बनाता है, एक है जो कपड़ा बनाता है, और एक है जो मकान बनाता है। वेरी बेसिक नेसेसिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। तीनों आज का उसका पहला दिन है सिविलाइजेशन का। तीनों सोचते हैं कि भाई हम तीनों व्यापार करते हैं, हम हमारी जो स्पेशलाइज स्किल है उसको आपस में हम बार्टर करेंगे, ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये जीवन के लिए ये जरूरी है। उसके बिना ये 3 चीजों के अलावा जीवन इम्पॉसिबल है। अब वो अपना कारखाना खोलने के लिए उदाहरण के तौर पे बैंक के पास जाते हैं कि भाई हमें कारखाना खोलना है, फैक्ट्री लगानी है। पहला आदमी कहता है मुझे रोटी बनानी है, आई विल मेक रोटी एंड सेल टू दी अदर 2 पीपल, क्योंकि उनको जीवन के लिए वो जरूरी है। सेम वे फॉर द सेकंड पर्सन, वो कहता है मुझे कपड़े का कारखाना करना है, मैं बाकी 2 लोगों को बेचूंगा। तीसरा कहता है मुझे मकान बनाना है, उसकी मरम्मत करूंगा, उसका रख रखाव करूंगा, और मुझे बाकी दोनों को बेचना है। बैंक असेस करके देखता है भाई ये तो जरूरी चीजें है, ये तीनों का व्यापार तो चलने वाला है, बोलो कितना पैसा चाहिए आप तीनों को। एक कहता है 1 लाख, दूसरा कहता है 2 लाख, तीसरा कहता है 3 लाख। बैंक ने सैंक्शन कर दिया, और कुल मिला के 1, 2, 3 6 लाख रुपया बैंक ने 3 अलग अलग अकाउंट खोल करके उसमें क्रेडिट करके उनको सैंक्शन करके डिसबर्स कर दिया। अब पूरी सिस्टम में कुल मिलाकर के 6 लाख रुपए आ गए। तीनों ने अपना अपना व्यापार शुरू किया और आपस में अपनी अपनी कमोडिटी को एक्सचेंज किया पूरे साल भर। लेकिन यहाँ पर शर्त है, आपको ये पैसा 1 साल के बाद मान लीजिए कि 10% इंटरेस्ट रेट पे आपको रिटर्न करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुल मिलाकर के जो 6 लाख रुपया जो सिस्टम में आया है, अब जब वो वापस जाएगा तब वो रकम हो जाएगी 6,60,000। अब 60,000 तो बैंक ने क्रिएट ही नहीं किया है, तो आएगा कहां से? इसका सीधा अर्थ ये होता है कि 3 में से कोई एक व्यक्ति अगर बैंकरप्ट हो जाए और उसकी जो भी डेट है वो राइट ऑफ हो जाए,
तब जाकर के वो जो अमाउंट बचेगा दैट कैन बी अप्रोप्रिएटेड टुवर्ड्स द ओवरऑल इंटरेस्ट। मान लीजिए जिसने 1 लाख का लोन लिया वो हो गया बैंकरप्ट, उसने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी, तो उसका पैसा, उसकी डेट राइट ऑफ हो गई। अब उसमें से 60,000, अगर सॉरी 5 लाख बचे अभी प्रिंसिपल अमाउंट में, तो 5 + 10% इंटरेस्ट 5,50,000 अब बैंक को चुकाने हैं, तो फिर भी 50,000 अभी सरप्लस है। अब मतलब ये एक सिस्टम का कंपल्शन हो गया। तीनों ने अपना अपना व्यापार कर लिया, अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर दिया, ऑल आर हैप्पी। बट बिकॉज ये सिस्टम जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई है, ये उसकी डिजाइन में ही एक गड़बड़ी है। मतलब एक तो उपाय है कि कोई एक आदमी बैंकरप्ट हो जाए। अब दूसरा उपाय क्या हो सकता है कि जिसमें तीनों तीन बैंकरप्ट भी ना हो और बैंक का जो इंटरेस्ट ड्यू होने वाला है 1 साल में, वो उसको चले जाए। इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? इसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन और बचता है। अगर कोई एक आदमी, तीन में से कोई एक आदमी बैंक के पास 1 साल पूरा होने से पहले अगर फिर से चला जाए, मान लीजिए सिर्फ एक दिन पहले, और कहे कि भाई मुझे अभी मेरा व्यापार चल पड़ा है, बिजनेस अच्छा है, मैंने अच्छा खासा धंधा किया है और मुझे अब व्यापार बढ़ाने के लिए अभी और ज्यादा पैसा चाहिए। और बैंक अगर उसको कहे ठीक है भाई तुझे कितना चाहिए, भाई मुझे और 2 लाख रुपया और चाहिए, और एग्जैक्टली एक दिन पहले उसके ड्यू होने से पहले बैंक और 2 लाख रुपया अगर सिस्टम में फिर से इंजेक्ट कर दे, तीनों में से किसी भी एक व्यक्ति को, मान लीजिए जिसने रोटी का कारखाना डाला है वो कहेगा भाई अब मुझे रोटी के अलावा मुझे ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, मुझे ये सब का भी व्यापार करना है, क्योंकि वो भी खाने की चीज है और वो भी चलेगा, इसका व्यापार भी, सबके पास अब पैसा है, सबने अच्छा व्यापार किया है, तो ये कह करके उसने अपना और 2 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब जाकर के सिस्टम में पहले के 6 लाख और अभी के 2 लाख, कुल मिला के 8 लाख रुपए जमा हुए, और उसमें से जो 6,60,000 का जो लायबिलिटी थी रीपेमेंट की, वो इसमें से सेटिस्फाई हो सकती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक सिस्टम का कंपल्शन है कि इट हैज टू ग्रो कंपल्सरीली। मटीरियलिज्म की ये अब शुरुआत हो रही है, और ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, हर साल इनको इसी तरीके से चलना ही पड़ेगा, चाहे इसकी जरूरत हो या ना हो। ठीक है? या तो फिर जैसे मैंने कहा कि यू हैव टू कम्पीट इन द सोसाइटी, कंपटीशन को आपको करना होगा, और किसी न किसी को पछाड़ के आपको उसका प्रिंसिपल अमाउंट आपके तरफ अप्रोप्रिएट करना होगा, एंड दैट इज वेयर दिस कट थ्रोट कंपटीशन स्टार्ट्स। मतलब गला काट स्पर्धा हम जो कहते हैं, वो यहीं से इसकी शुरुआत होती है, ये डिजाइन से। अब आप कहेंगे भाई इसमें तो क्या गलत है, जो पैसा ब्याज पे लेगा वो इंटरेस्ट पे करेगा, और जो नहीं लेगा तो वो नहीं करेगा। तो मतलब हम जब पैसा बोरो करेंगे तभी हमें पे करना है। ये एक गलत धारणा है। आज के समाज में हम हर कोई चीज जो भी हम कंज्यूम करते हैं, हमने डायरेक्ट वो बोरो करके नहीं हम कंज्यूम कर रहे हैं, बट फिर भी हर एक चीज में ये इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो इंक्लूडेड है। इसका एग्जैक्ट जो प्रोपोर्शन है, अभी मान लीजिए यहाँ उदाहरण के तौर पे दिया है कि भाई एक गार्बेज कलेक्शन की एक्टिविटी है, इसमें कोई कैपिटल गुड्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसमें ज्यादा नहीं होता है। क्या चाहिए आपको? एक झाड़ू चाहिए, ज्यादा कंट्रीब्यूशन है लेबर का, जो आदमी की पगार है वो ज्यादा बड़ी है कंपेयर टू दी मटेरियल विच इज यूज, वहां पर इंटरेस्ट कंपोनेंट कम है। लेकिन चौथे नंबर पे देखिए कि भाई, या तो तीसरे नंबर पे भाई सिवेज सिस्टम, म्यूनिसिपल सिवेज ड्रेनेज सिस्टम। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक प्लांट आपको लगाना है, कैपिटल इंटेंसिव एक प्रोजेक्ट है, तो जहाँ कैपिटल लगता है वो सर्विस में हमेशा उसके ब्याज की गिनती होती ही है। आपको अगर म्यूनिसिपालिटी एक सिवेज सर्विस के लिए कुछ अमाउंट चार्ज करती है, भले वो नॉमिनल हो, पर उसके अंदर लगभग 40 से 50% जो कॉस्ट है वो होती है उसकी ब्याज की। वो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है उसकी अंदर ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन होती है, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं आती। सो अब हम कुल मिलाकर के 6-7 एस्पेक्ट्स देखेंगे कि हाउ दिस एंटायर सिस्टम इट
इट फीड्स द अनसस्टेनेबिलिटी। एक पहली बात मैंने बताई कि इट प्रमोट्स हाइपर कंपटीशन, इट प्रमोट्स शॉर्ट टर्म थिंकिंग, ऑब्सेसिव कंपल्सिव ग्रोथ की एक महत्वाकांक्षा जो है विच इज अननेचुरल, वो हमारे अंदर वो पैदा करती है, इट इज कंपल्शन। पैसों का ध्रुवीकरण, जो हम बार बार चर्चा करते हैं कि विश्व के सिर्फ 1% लोगों के पास 99% या 90% की पूरी वेल्थ जमा हो रही है, डिस्पैरिटी इज वेरी वेरी स्टार्क। तो ये चीज को कैसे वो एक उसको फीड करती है। दूसरी बात, लालच लोभ को कैसे ये बढ़ावा देती है, कैसे ये सोशल कैपिटल जो है उसको डीवैल्यू करती है, और एक एक व्यापार में जो एक अप डाउन का एक साइकिल होता है जो कि बड़ा एक नॉर्मल है, इतना ज्यादा कठिन नहीं है, पर उसको बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देती है। मतलब ऊपर जाएगा तो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा व्यापार, और अगर गिरेगा तो मुंह के बल गिरेगा। तो ये जो एक ज्यादा एक स्टेबिलिटी को वो खत्म कर देती है ये व्यवस्था। ये हर एक चीज को हम क्विकली इसको देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि व्हेन समवन पेज इंटरेस्ट ही यूजेस समवन एल्सेस प्रिंसिपल। तो अब यहाँ पर कंपटीशन इज इनएविटेबल, इसका कोई पर्याय नहीं है। दूसरी बात देखिए, एक एक मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के। एक व्यवस्था ऐसी है जहां पर मतलब कोई इंटरेस्ट रेट नाम की कोई चीज नहीं है, और दूसरी व्यवस्था ऐसी है जहां पर एक इंटरेस्ट रिजीम चल रही है। और अगर एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हो कि भाई आज आप $10 कोई काम में इन्वेस्ट करें, और 10 साल के बाद आपको उसमें से $10 का $100 होकर मिलेगा। और दूसरा प्रपोजल ऐसा है कि जहां आपको वो $10 का इन्वेस्टमेंट 100 साल के बाद $1000 बन के आपके पास आएगा। ये दोनों में से क्या चूज करेंगे आप कहेंगे दोनों सेम है, दोनों में पैसा 10 टाइम्स होकर के ही वापस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। ये पूरी रेजिम में कोई इंटरेस्ट करके कोई चीज नहीं है। लेकिन अब आप दूसरी व्यवस्था में जाकर के देखिए कि जहां पर इस प्रकार की एक करेंसी है, इस प्रकार की एक रिजीम है, जहां पर ये पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट होता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर हमने एक 5% इंटरेस्ट रेट का एक उदाहरण लिया है कि वार्षिक 5% एक इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग है, जो एक जिसको हम कहते हैं भाई इट्स क्या कहते हैं लाइबर, या कोई भी एक सेंट्रल बैंक ने एक तय किया हुआ एक इंटरेस्ट रेट है, वो 5% है। ये रेजिम में हम कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमारे सामने आए तो वी टेंड टू डिस्काउंट इट इनटू द प्रेजेंट वैल्यू टुडे। अगर हमें 10 साल के बाद $100 मिलने वाले हैं, तो आज हम उसको 5% से डिस्काउंट करेंगे, एंड वी विल कंपेयर दैट। अगर हमें 100 साल के बाद $1000 मिलने वाले हैं, तो आज के डेट में वो उसकी रकम कितनी हुई, वो अमाउंट कितनी हुई है, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अगर मैथमेटिकली अगर हम देखें कि 5% की रजीम है और हमें $100 5-10 साल के बाद मिलने वाले हैं, तो वो आज के डेट में डिस्काउंट होकर के वो बन जाएंगे $61। और अगर वो 100 साल के बाद $1000 जो मिलने वाले हैं 5% से उसको प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर उसकी निकाले, तो वो मुश्किल से $60 बनेंगे। सो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म वाला जो इन्वेस्टमेंट है डज नॉट मेक सेंस। अब इससे एक जो एक पैटर्न, एक हैबिट जो इनकलकेट होती है वो क्या होती है। इंटरेस्ट वाली रेजिम में द सोसाइटी विच हैज गॉट द पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर डज नॉट मैटर, इसको हम डिस्काउंट कर देते हैं। एंड एनीथिंग विच इज मोर देन 15-20 years इट डज नॉट एग्जिस्ट। हम जब भविष्य की बात करते हैं कि हमारे आने वाले जनरेशन के लिए पर्यावरण बचेगा नहीं बचेगा, ये सब चर्चा नहीं होती, उसको प्रेजेंट डे में ही डिस्काउंट किया जाता है, विच इज अननेचुरल। एंड दिस इज सिस्टमेटिक एस्पेक्ट द वे मनी इज क्रिएटेड। एंड अगर आप रैशनल है तो मतलब यही एक सोचने का तरीका बनता है ये रिजीम में। तो दैट मीन्स इट प्रमोट्स शॉर्ट टर्म थिंकिंग। हर चीज को आप शॉर्ट टर्म व्यू से ही लेंगे, आप कभी भी इसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए आप कभी इसको लेंगे ही नहीं।
बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव ग्रोथ। Present system imposes compulsory growth endlessly. There is no choice but to grow. Otherwise, at least someone will go bankrupt. किसी ना किसी को bankrupt होना ही पड़ेगा, ये हमने पहले उदाहरण में देखा। अगर आपकी एक स्टडी ग्रोथ है, एक लेवल पे आकर के स्थिरता बन जाती है, मेच्योरिटी हो जाती है, then there will not be money available to pay the interest in the existing loan. ये आप देखिए, ये एक नैरो पर्सपेक्टिव से मत देखिए, एज ए ग्रॉस, एज ए सिस्टम किस तरह से चलती है एज ए होल, उसको देखिए। We just cannot stop growing because economic system works only when we have growth. ये एक साइन, एक दिस इज अ कैंसरस साइन। इसको आगे अभी और देखते हैं। और ग्रोथ के लिए अब क्या चाहिए? ग्रोथ के लिए आपको चाहिए कि भाई लोग कॉन्स्टेंटली चीजों को खरीदते ही रहे, चाहे उसकी जरूरत हो ना हो। आपको हर साल मोबाइल का अपग्रेड आएगा, हर साल आपको नए नए चीज अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में पैकेज करके आपको मिल जाएगी। ये एक यूज एंड थ्रो वाला कल्चर बढ़ेगा। और ये जो एक परंपरा जो शुरू हुई है, अब ये एंडलेस तक ये चलते रहेगी। ये बहुत खतरनाक है। इसको एग्जामिन करते हैं एक उदाहरण से। दो व्यक्ति हैं जिन्होंने साथ में नौकरी शुरू करी है। एक व्यक्ति को ऐसी शर्त पे नौकरी पे रखा है कि भाई महीने की तनख्वाह होगी 10,000 रुपया, लेकिन वो हर साल 10,000 के इंक्रीमेंट से वो बढ़ते जाएगी। और दूसरे को शर्त रखी है कि भाई सिर्फ 1 पैसे से तेरी शुरुआत होगी, लेकिन हर साल तेरी तनख्वाह डबल होते जाएगी। अब ये चार्ट में आप देखिए कि जो पहला व्यक्ति है 25 साल तक वो काम करता है, 10,000 से शुरुआत करी और 2.5 लाख रुपए तक हर साल 10,000 उसकी तनख्वाह बढ़ते गई। तो 25 साल के बाद वो 2.5 लाख रुपया पर महीने पे वो पहुंच गया। दूसरा व्यक्ति सिर्फ 1 पैसे से शुरुआत करी है। मतलब अगर आप देखें तो 15 या 20 साल तक तो वो मतलब मुश्किल से वो 500, 600, 1,000 रुपये की सैलरी महीने की वो लेता था। लेकिन 25 साल के बाद 26वें साल पे वो पहले व्यक्ति को अब वो क्रॉस करता है, टेक ओवर कर लेता है। 26वें साल पे पहले व्यक्ति की सैलरी हो जाती है 2,60,000, लेकिन यहाँ पर उसकी हो गई अब करीब करीब 3,35,000। हम जिस रिजीम में अभी जी रहे हैं, जहां पर ये इंटरेस्ट, पॉजिटिव इंटरेस्ट बैंक डेट का जो है वो जहां प्रचलित है, वहां पर पैसा इसी तरह से एक फिक्स्ड इंटरवल में डबल होता है। मान लीजिए 5 साल, 6 साल या 6.5 साल, जहां पर आज भारत में समझो कि हमारी लगभग एफडी के ऊपर 10% का इंटरेस्ट है, तो करीब करीब 6 साल में पैसा डबल हो जाता है। यूएस में शायद 2% इंटरेस्ट होगा, तो वहां पर 10 साल के बाद होगा। बट कहने का तात्पर्य यह है कि वो पैसा एक फिक्स्ड इंटरवल पे वो डबल हो रहा है। अब ये जो डबल होने वाली जो प्रक्रिया है, ये जो एक ग्रोथ पैटर्न है, मेरा कहने का ये उदाहरण का तात्पर्य है, ये ग्रोथ पैटर्न को, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कितना खतरनाक है वो मैं एक यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूं। अब देखिए, उनकी जीवन के 35वें साल पे एक साधारण आदमी लगभग महीने की 3.5 लाख रुपये पगार पे वो रिटायर होता है। लेकिन जो दूसरा आदमी जो अभी तक तो लगभग 20-25 साल तक तो वो कुछ हजार रुपये ही कमाता था, अब वो उसका ग्रोथ देखिए क्या ड्रास्टिक स्पीड से वो बढ़ रहा है। दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है कितना भयंकर वो एक हो रहा है। ये यहाँ पर अब ये एक्सपोनेंशियल कर्व जो है वो देखिए कितना कितना मतलब ये इट्स रेशियो इसका बहुत ज्यादा बन गया। अभी ये तो करीब करीब 17 करोड़ रुपये, सॉरी हाँ 17 करोड़ रुपये, 17 करोड़ 17 लाख रुपये महीने की तनख्वाह पे आ गया रिटायरमेंट के समय पे, विच इज इम्पॉसिबल। मतलब ये एक अकुदरती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस टाइप का जो है ये कुदरत में तभी होता है, इट्स अ साइन ऑफ डाइंग। मतलब जैसे मैंने कहा, अगर कैंसर हो गया है, कैंसर सेल एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। मतलब आज डिटेक्ट हुआ 3rd स्टेज कैंसर और अगले कुछ महीनों में, महीने भी नहीं शायद कुछ दिनों में वो व्यक्ति
खत्म हो गया, इट्स अ साइन ऑफ सिकनेस। सी, एक कुदरत में जो एक नेचुरल ग्रोथ पैटर्न है वो ये कर्व में जैसे वो ग्रीन कलर की लाइन है ए, दिस इज द नेचुरल ग्रोथ पैटर्न जहां पर व्यक्ति का ग्रोथ हुआ, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एंड देन इट मैच्योर्स, वो फिर एक सस्टेन्ड लेवल पे जाके स्थिर हो जाता है। तीर्थंकर भगवान हमारे 13वें 14वें गुण स्थान पे जाकर के अब वो स्थिर हो गए, अब उसके बाद उसका कोई ग्रोथ नहीं होता, इवन स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता। लेकिन यहाँ तो आप देखिए ये सी वाला जो पैटर्न है, दैट इज द पैटर्न इन विच वी लिव टुडे, दैट इज आवर प्रेजेंट इकोनॉमिक ऑर्डर। इट इट प्रमोट्स दैट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब ये कंप्लीटली इससे कॉन्ट्रास्ट में है। तो ये तो अपने आप में अनसस्टेनेबल, ये अकुदरती है। अब हम कहते हैं भाई रिच इज बिकमिंग रिचर, पुअर इज बिकमिंग पुअरर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये भी एक इनएविटेबल है, क्योंकि यहाँ पर ये व्यवस्था में क्या हो रहा है, आज मेरे पास अगर 50 लाख रुपए सरप्लस है, मैंने बैंक में एफडी करके पार्क कर दिए, मेरे पास मुझे हर महीने कुछ एक पैसा फिक्स इंटरेस्ट के तौर पे मेरे खाते में क्रेडिट होता रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, उसने बैंक से 50 लाख का लोन लिया है अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। जिसके पास पैसा नहीं है, द वन हु इज पुअर, he has to pay the money, एंड जिसके पास सरप्लस है वो, उसके पास जरूरत से ज्यादा होने के बावजूद भी उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होते ही जाता है। सो इट इज बाय डेफिनेशन द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम a vast majority to a small minority who already holds that capital। तो वो जो उसके पास ऑलरेडी कैपिटल पैसा बहुत ज्यादा है, वो ग्रो होते ही रहेंगे, मतलब टिल एटर्निटी दे विल कीप ग्रोइंग। एंड ये एक, दिस इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट, इट्स नॉट द ओनली एस्पेक्ट बट दिस इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट, जिसके कारण जो है ये वेल्थ का कंसंट्रेशन आज हम देख रहे हैं। मतलब कितनी विषमता है समाज में, ऐसी विषमता आज तक कभी ह्यूमन सिविलाइजेशन में हमने देखी नहीं है। हमने हमारे भारत के इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां पर बहुत ही धनी व्यक्ति, सेठ, उनके पास करोड़ों अब्जों रुपए की संपत्ति हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त समाज में इतनी बड़ी विषमता कभी नहीं हुआ करती थी। अब भाई एक और एक मिसकंसेप्शन यहाँ प्रिवेल करता है कि भाई ये व्यवस्था में अगेन एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली, बिकॉज आप उधार लेते हो तो आपको पैसा इंटरेस्ट चुकाना है, और आप जमा करते हो, बचत करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये तो भाई समानता है, इसमें कहाँ विषमता है? ये भी गलत है। दिस इज ऑल्सो मिथ, बिकॉज एज वी सेड, आई मीन एज वी सॉ अर्लियर, 80% ऑफ द पॉपुलेशन, ये एक ट्रेंड, ये मतलब फैक्ट ये ऑब्जर्व किया है कि 80% पॉपुलेशन पेज ट्वाइस एज मच एज दे गेन। मतलब वो जो पॉपुलेशन है वो बाकी बचे 10 या 20% लोगों को फीड करता है। जो बाकी का जो एक छोटा सा तबका है, दे गेन फार मोर देन व्हाट दे एक्चुअली पे। वो अगर एक कैपिटलिस्ट अगर कोई लोन लेता है अपने बड़े प्रोजेक्ट के लिए, और उसको जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, वो उसको जो मिलने वाला कैपिटल एक इंटरेस्ट पेमेंट है, उसकी तुलना में वो कई गुना, मतलब वो कम है जो उसको चुकाना पड़ता है, और उसको मिलने वाला पैसा बहुत ज्यादा है। सो दिस इज अ हिडन redistribution mechanism which continuously transfer money from the large majority to the small minority। और ये इस टाइप के चित्र ये नए नहीं है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन नॉट मेनी टाइम्स, कि भाई सिर्फ 1% लोग, नॉट इवन 1%, जस्ट 0.1% और 0.01%, दे होल्ड द लार्ज सम ऑफ ग्लोबल वेल्थ। अब जहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जहां पर इतनी विषमता है और इतनी इनसिक्योरिटी प्रिवेल करती है, वहां पर आप फ्यूचर पे आप कैसे आप काबू पाएंगे, आप कैसे अपने आप को सिक्योर करेंगे? बिकॉज एवरीथिंग इज, आई मीन प्राइस हर चीज का बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। तो वहां पर आप क्या करेंगे इस परिस्थिति में?
you tend to accumulate lot of money. I mean that's the simple answer. मतलब आप इसमें और कुछ कर ही नहीं सकते, आपकी जरूरत है आज पूरी हो गई है, आज की आपकी सैलरी में, तनख्वाह में आपकी आज की जरूरत पूरी हो गई है, बट फिर भी अब आपके अंदर एक एक लालच जागृत ही रहती है, कारण आपको भविष्य की चिंता है. So greed is encouraged systematically because that is the only way to face future with some level of comfort. इस व्यवस्था में अब आपके सारे सामाजिक मूल्यों का अब धीरे धीरे कोई महत्व नहीं रहता, वो कम होते जाता है. आपके रिलेशन हो गए, पर्सनल बॉन्डिंग हो गई, एक ट्रस्ट हुआ, ना ये सारी चीजें अब सिर्फ पैसा बोलता है, बाकी सब दिखावे की चीज है. और जैसे मैंने कहा एक एक नॉर्मल एक साधारण एक ट्रेंड होता है व्यापार में कि कभी डिमांड बढ़ती है, कभी कम होती है. ये जो एक स्टडीनेस, डेविएशन फ्रॉम दी स्टडीनेस इज वेरी नॉमिनल, वेरी इजी टू एब्जॉर्ब. लेकिन यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस रिजीम ऑफ इंटरेस्ट, ये जो साइकिल है ना, एक मतलब पीक एंड डिप, ये साइकिल को वो एम्पलीफाई कर देता है. तो अब ये जो कॉन्ट्रास्ट इतना बड़ा हो जाता है, जब व्यापार चल पड़ेगा तो बहुत ज्यादा चलेगा, जब गिरेगा तो बहुत ज्यादा गिरेगा. अब इसको मैनेज करना, इसको एब्जॉर्ब करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ज्यादा करके मिस्टर मेहता, ये एक्सक्यूज मी मिस्टर मेहता, ये आपका अभी कितना स्लाइड और है? अभी तो सर कंक्लूजन है, अभी है थोड़ा. नाइस, कंक्लूजन इज कमिंग. हाँ जी. तो अब यहाँ पर एक मतलब ये जो इन्फ्लेशन है, लोग वो you are always at disadvantage. Competitive dynamics will always outcompete. I mean that will always beat out this attribute. कुदरत में लेकिन इस तरीके से व्यवहार नहीं होता. अगेन आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. ये पूरी जो चर्चा है ये व्यवहार के ऊपर है. इट इज नॉट सैद्धांतिक या वैचारिक कॉन्फ्लिक्ट. एक शरीर का भाग कभी दूसरे भाग के साथ कभी कॉम्पीट नहीं करता. लेफ्ट हैंड, राइट हैंड कभी एक दूसरे साथ कॉम्पीट नहीं करते. दे ऑलवेज कोएग्जिस्ट एंड कोऑपरेट, दे नेवर कॉम्पीट. लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन पे ही आधारित है. आपको समझ में भी नहीं आए, लेकिन वो आप कभी ना, आप हमेशा किसी न किसी के साथ हमेशा सतत कंपटीशन में ही हो. सो अब एक साधारण बात है कि एनी काइंड ऑफ एफर्ट फॉर रिस्टोरेशन, आप कोई कितना भी बड़ा कैंपेन चलाए, आप बड़े से बड़े एक्टिविस्ट बन जाए, अवेयरनेस ड्राइव कोई एक आप कैरी करे, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर रहेगा. एंड यू कैन नेवर मैच टू द स्केल विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ एंडेवर. एंड ये हमें कभी कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट कभी क्रिएट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट में कोई ROI नहीं है. देयर इज नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर देयर. एंड in that case you are only left with a choice between ecology and economy, और इन दोनों में हमेशा it is the economy which always wins. हम देखते हैं अब ये समस्या के प्रति वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, यूएन में क्या चल रहा है. यूएन में उन्होंने पहले बनाए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उसको रिफाइन करके बना दिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. अब इतने टारगेट, इतने गोल्स, ये सारे अभी पिछले 2 महीने पहले ही ग्लासगो में समिट हुई थी, सबको पता है. सबसे बड़ा सवाल है इतने सारे सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए पैसा आएगा कहां से. ये कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के उदाहरण है. इनकी जो टोटल कैपेसिटी है, एक उनकी जीडीपी प्लस उनको फॉरेन एड जो आती है वो, उन सबका टोटल, और उसके अगेंस्ट उनके जो टारगेट्स है उनके सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वो उसका ऊपर ग्राफ दिया है. दोनों में इसका कॉन्ट्रास्ट देखिए. ये लोग कभी वो चीज को कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे. इट इज इम्पॉसिबल बाय डिजाइन. सो it is, as I said, it is the systemic aspect of the this whole phenomena. अब
जैसे हमारे जैन दर्शन में तो हम आज पर्यावरण की जो चर्चा करते हैं, मैंने कहा वो तो एक वो एक जीव तत्व को हमने लिया है, तो हमारे लिए उसकी डेफिनेशन भी बहुत बड़ी है। और क्योंकि हर कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता, उसके लिए हमारे लिए एक कुछ कुछ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब किया है, हम जिसे कहते हैं श्रावक आचार, जो एक गृहस्थ को आपको फॉलो करना है। दूसरा, जैन दर्शन में ये 4 संज्ञा की बात करी है, आहार, मैथुन, भय और परिग्रह। बट ये आज की जो व्यवस्था है वो सतत आपकी भय और परिग्रह संज्ञा को सतत वो जागृत ही रखती है, उसको कभी शांत होने ही नहीं देती है। एक विशियस साइकिल हमेशा चलते ही रहता है। यू आर अननेसेसरी, यू आर पुश टू दी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। आपकी कोई ऐसी कोई आपकी विषम परिस्थिति नहीं होने के बावजूद भी यू आर ऑलवेज पुश्ड इनटू दैट। एंड फिर यहाँ से आपकी परिग्रह संज्ञा भी आपकी एक एक इन्वोक हो जाती है। आप यू टेंड टू एक्यूमुलेट मोर देन व्हाट इज एक्चुअली नीडेड, और धीरे धीरे फिर यहाँ से मोरालिटी खत्म होने लगती है, एक लालच और ये सारी चीजें। उद्यमी हिंसा के नाम पर बहुत सारे हिंसक व्यवहार होने लगते हैं, कषाय उत्पन्न होते हैं इन सब चीजों में, क्योंकि अब आपको आपकी जरूरत से बहुत ज्यादा आपको जमा करना है भविष्य को फेस करने के लिए। ये हमारे जो एक बेसिक श्रावकाचार के नियम है, वहां पे भी हम मतलब इम्पॉसिबल है इसका पालन करना। इट इज नॉट हमारी कोई वैचारिक इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हम सब लोग समझते हैं कि हमें अहिंसा व्रत का पालन करना है, सब लोग समझते हैं कि भाई परिग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। पर व्यवहार में आपको झूठ बोले बिना आपका धंधा बढ़ेगा ही नहीं। आपको उद्यमी हिंसा, चलो संकल्प की हिंसा हम नहीं करेंगे, इंटेंशनल किलिंग, बट उद्यमी हिंसा तो आपको बहुत मात्रा में आपको करनी है। एक एक गाड़ी का एग्जाम्पल दिया है कि भाई यहाँ पर आपके गाड़ी चलती कैसे है, उसके जो आगे के पहिए उसको दिशा देते हैं, पीछे के पहिए उसको गति देते हैं। फ्रंट दिस डायरेक्शन इन आवर लाइफ, इन ह्यूमन लाइफ, वी आर गवर्न्ड बाय द नेचुरल लॉ, आवर फिलॉसफी, वैल्यू सिस्टम, किस तरीके से हम पर्यावरण के साथ एक समन्वय बना के रखे। दीज आर आवर वैल्यू सिस्टम्स विच प्रोवाइड्स अस द डायरेक्शन। बट ऑन द अदर साइड, पीछे के पहिए जो है हमारे जीवन के, they are governed by the practical order of the day, by the prevailing ecosystem. It is not the vichar, it is the आचार। तो अगर पीछे के पहिए अगर उसकी डायरेक्शन ही रिवर्स है, तो आपकी आगे की जो स्टीयरिंग है वो कितनी भी सही हो, पर आप कभी भी आपके मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे इस व्यवस्था में। ये देखिए एक छोटा सा लास्ट एग्जांपल है कि भाई आपकी जो इकोसिस्टम है, ये जो लाल कलर का चक्र है, which is indirectly governed by the natural law, but there is a reverse influence over there. So it is invisible. What you can see is all this, you know, कि भाई हमारी क्या प्रिंसिपल्स है, वैल्यू सिस्टम है, तो हमारे फिलॉसफी क्या है, कंडक्ट क्या होना चाहिए, बट जो एक्चुअल में ये जो व्हील चलता है, रिवर्स इन्फ्लुएंसेस far bigger than this effect of this natural law. And that is why now, you know, we have to think about some solution which is out of the box. अब यहाँ पर हम सिर्फ वैचारिक बातें करेंगे, ये अप्रोच नहीं चलेगा। We need to have completely a radically different approach altogether. You require a completely new paradigm for monetary innovation, and we need to define a way to express through money our different priorities. मान लीजिए कि आज की जो हेल्थ केयर की जो सिस्टम है, वो कभी उसके जो जो एलिमेंट्स है, मतलब जैसे डॉक्टर हुए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हुई, उसको तभी रिवॉर्ड मिलता है जब कोई आदमी बीमार पड़ता है, बट इट डज नॉट रिवॉर्ड, आई मीन इट डज नॉट एड्रेस द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो आपको कुछ इस तरह का इनोवेशन चाहिए यहाँ पर। You need a purpose-based complementary currency to finance social ecological objective without burdening government, taxpayer, without incurring additional cost to the citizen. And उसी के लिए हमें एक पैरेलल करेंसी, एक अल्टरनेट करेंसी की एक यहाँ पर एक जरूरत है। अब देखिए इसके ऊपर Mr. Mehta, can you please conclude?
क्योंकि यस सर। 1 घंटा तो हो गया। हाँ। हाँ जी सर, अभी एक सिर्फ इसका मैं एक ही एग्जांपल लेकर के इसका कंक्लूड करूंगा, क्योंकि ये हमने प्रॉब्लम की चर्चा कर ली। एक उसका एग्जांपल दे करके, इसका सोल्यूशन का एग्जांपल दे करके यहाँ पर मैं कंक्लूड करूंगा। इट विल टेक जस्ट अबाउट 5 मोर मिनट्स। इसकी थियोरी में हम नहीं पढ़ते हैं ज्यादा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री करेंसी क्या है, क्या स्वरूप है। वी विल डायरेक्टली गेट इनटू वन एग्जांपल। ब्राजील में एक शहर है जहां पर एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल डिजास्टर हुआ था। वहां पर एक इस तरीके का एक बहुत बड़ी मतलब एक गार्बेज की समस्या थी। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, मतलब पिछले कुछ 25-30 सालों में एकदम से शूटअप हो गया था, और बहुत सारे स्लम एरिया वहां डेवलप हो गए थे। म्यूनिसिपैलिटी के पास पैसे नहीं थे ये समस्या को सॉल्व करने के लिए, और इनको अब लगा कि भाई ये समस्या को एड्रेस कैसे करें। पैसे है नहीं, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो इसको इसको कुछ एक नए अप्रोच से कैसे इसको एड्रेस किया जाए। उनके पास सिर्फ एक वहां पर एक ऐसी एक उस समय एक बस सिस्टम थी, लोकल जैसे एमआरटी कहते हैं, मेट्रो ट्रेन, विच वाज अंडर यूटिलाइज्ड। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि कुछ वहां के जो स्लम एरिया थे वहां पर बिन्स रख दिए, गार्बेज कलेक्शन पॉइंट, जहां पर आप आपका कचरा दे दो, सॉर्टेड कचरा, और उसके बदले में आपको बस टोकन वो आपको मुफ्त में देते हैं। वो मुफ्त में क्यों देते हैं? क्योंकि वहां वो ऑलरेडी अंडर यूटिलाइज है, वो वैसे भी वहां कोई सफर करता ही नहीं है, तो म्यूनसिपैलिटी को तो उसका खर्चा वैसे ही बर्डन उठाना है, तो उन्होंने वो बस टोकन फ्री में देना शुरू किया। और उसके साथ साथ में वहां के जो सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो थे बहुत अबेंडेंट थे, मोर देन रिक्वायर्ड, उनको उन्होंने एक्सचेंज करना शुरू किया। स्कूल के बच्चे को ये काम में लगा दिया। अब ये व्यवस्था इंप्लीमेंट करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आया? thousands of children participated in this initiative, एंड उनके जो पेरेंट्स थे, जो के स्लम में रहते थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कम थी, नाजुक थी, वो कभी वो डाउनटाउन में शहर में जा ही नहीं सकते थे। तब उनको वो फ्री टोकन मिलने लगे बस के, तो वो वहां ट्रैवल करना शुरू किया। उनको वहां नौकरी मिलना शुरू हो गई, वहां नौकरी करने लग गए। बच्चे लोगों को ये टोकन के बदले, गार्बेज के बदले, उनको स्कूल बुक्स वगैरह वो मिलना शुरू हो गई। शहर का पूरा कचरा साफ हो गया। और ये जो वहाँ की बस व्यवस्था थी, वो जो अंडर यूटिलाइज एक इन्वेस्टमेंट हुआ था, वो भी पूरा यूटिलाइज होने लग गया। और इसका जो परिणाम हुआ कि 1975 से 95 तक वहाँ की जो जीडीपी थी वो शहर की, वो पूरे स्टेट की, पूरे पूरे कंट्री की जीडीपी से ज्यादा शूटअप हो गई। और ये एक बहुत बड़ा केस स्टडी है, इसको गूगल किया जा सकता है। 1990 में ये पूरी जो पर्यावरण की समस्या का जिस तरीके से इन्होंने समाधान किया था, इसके लिए यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड ये शहर को, इसकी म्यूनिसिपैलिटी को इनको मिला। ऐसे करीब करीब 5,000 से ज्यादा, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री करेंसी का एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर। थोड़ा ज्यादा विस्तार से समझा नहीं पाया हूँ समय की पाबंदी के कारण, लेकिन इस तरह के कई एग्जांपल्स हैं। जस्ट वी विल क्विकली गो थ्रू इट। ये जो है जापान में है। इसमें एजिंग सोसाइटी के साथ उसकी हेल्थ केयर के लिए आप सोशल सिक्योरिटी पे बर्डन किए बिना कैसे आप उसको एड्रेस कर सकते हो, उसके लिए एक करेंसी है। ये है स्विट्जरलैंड की, जो करीब करीब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये शुरू हुई थी, वियर बैंक। अपार्ट फ्रॉम द लोकल करेंसी, दिस इज WIR, वियर इज दिस कॉम्प्लीमेंट्री करेंसी देयर। जब ही 1930s के समय में डिप्रेशन का समय था, ग्रेट डिप्रेशन, कोई भी व्यापारी को, छोटे व्यापारी को कोई लोन नहीं दे रहा था। उस वक्त वहां के कुछ व्यापारियों ने आपस में आकर के ये व्यवस्था शुरू करी कि हम आपस में ही एक दूसरे को पैसा देते हैं, और एक ये वियर बैंक की स्थापना हुई। और वहां पर कोई इंटरेस्ट रेजिम नहीं है, इट वर्क्स इन टेंडम विद द लोकल करेंसी। अभी पहले वहां पर स्विस फ्रैंक चलते थे, आज यूरो आ गया है, लेकिन साथ में ये भी पैरेलल मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी भी प्रिवेल करता है। सो कहने का अर्थ यह है, we will not go into the other example. What complementary currency does is it matches the unused resources with your unmet needs, और इसी तरीके से आप
कोई इस प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हो। ट्रेडिशनल पैटर्न पे इसको करना इम्पॉसिबल है। Different types of money encourages different type of transaction, and important is that आप जो भी सोशल इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस करते हो उसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हाउ इट विल इंस्पायर द पीपल and make them do the things which otherwise they don't do. This is how the behavior change happens. ये एक इंट्रोड्यूस किया एक इस प्रकार का ब्राजील का टोकन, और कैसे लोगों ने अपने आप कचरे को सेग्रीगेट करके म्यूनिसिपैलिटी को हैंडओवर करना शुरू किया। सो इसी के साथ अभी मैं आज का ये लेक्चर अभी समाप्त करता हूँ। सब्जेक्ट काफी थोड़ा वास्ट था और समय थोड़ा ज्यादा गया है, बट मेरा आज का ऑब्जेक्टिव था एक नई दृष्टिकोण से ये समस्या को प्रस्तुत करना। सो आई होप थोड़ा मैंने ये सब्जेक्ट को जस्टिफाई किया है। कोई प्रश्न है तो आप बताइए। थैंक यू वेरी मच मेहता साहब। गांधी जी का एक कोट है, अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। जहाँ ग्रीड होगी वहां पर वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा ही होगा। और ये है कि आज की जो इकोनॉमी फ्लो करती है, आप जितना भी डिस्क्राइब किए, फैक्ट तो यही है कि इकोनॉमी ग्रो जब ही होती है, पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो। अब ये है कि अगर ग्राम स्वराज पर जाओगे, जो गांधी जी की अवधारणा है कि एवरी विलेज शुड बी सेल्फ सस्टेन्ड, वो अगर उस अवधारणा पर जाएंगे ना तो पॉल्यूशन होगा ना इकोनॉमी की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये है कि जो ग्रीड है वो एक तकलीफ दे चीज है। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच।